भारतीय लोकतंत्र में सेंटर स्टेट के संघीय ढांचे के बीच एक ऐसी पोस्ट है जो सीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और भी बड़े बड़े इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को गाइड करती है। लेकिन उस पोस्ट पर बैठने वाला इंसान इलेक्टेड नहीं बल्कि अपॉइंटेड होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तेजेंद्र। आप मुझे देख रहे हैं अड्डा 24/7 के प्लेटफॉर्म पर। मैं बात कर रहा हूं गवर्नर की। गवर्नर जो कि स्टेट के हेड होते हैं, आज हम उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। गवर्नर कौन है, उनको किसने बनाया, यानी वो पोस्ट किसने क्रिएट की, कहाँ से उसकी ओरिजिन है, क्यों हमें गवर्नर की ज़रूरत पड़ती है। अगर हमने गवर्नर सेलेक्ट ही कर लिया कि भाई ठीक है ये पोस्ट है, इस पे गवर्नर को बैठाना है, तो क्या उनकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस होंगी, कौन उनकी अपॉइंटमेंट करेगा, क्या उनका टेन्योर होगा। टेन्योर, अपॉइंटमेंट, ये सब करने के बाद जब कोई इंसान उस पोस्ट पर बैठ जाएगा तो उनकी क्या क्या पावर्स होंगी, कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनको दी जाएंगी, ये सब भी हम आज डिस्कस करने वाले हैं। साथ के साथ उस पोस्ट पर बैठने के बाद जब वो इंसान अपना काम करेगा तो उनके सामने क्या चुनौतियां आएंगी, कौन सी कंट्रोवर्सीज उस ऑफिस को सराउंड किए हुए हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लास्ट में हम एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे जो एग्जाम रेलिवेंट होगा। आइए शुरू करते हैं गवर्नर से। गवर्नर कौन है? गवर्नर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट। जो स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं उनको गवर्नर बोलते हैं। आर्टिकल 153 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली ये मेंशन करता है क्या कि हर स्टेट का एक गवर्नर होना चाहिए। एक स्टेट का या एक से ज़्यादा स्टेट का भी एक गवर्नर हो सकता है, मतलब एक ही गवर्नर को 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा सकती है। इसके लिए 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था। कब? 1956 में। इस अमेंडमेंट एक्ट के जरिए ये इंश्योर किया गया था कि अगर किसी स्टेट का गवर्नर नहीं है तो एडजेसेंट स्टेट के गवर्नर को उस स्टेट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा सकती है। तो ये क्लियरली एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली मेंशन्ड है कि गवर्नर होना चाहिए। यहाँ एक और पॉइंट क्लियर करने की क्या जरूरत है कि किसी भी स्टेट के 2 हेड होते हैं, एक नॉमिनल, दूसरा रियल। नॉमिनल हेड की बात करें तो नॉमिनल हेड इज द गवर्नर एंड रियल हेड इज चीफ मिनिस्टर। नॉमिनल और रियल में क्या फर्क है? नॉमिनल सिर्फ नाम मात्र के हेड होते हैं, सभी काम, एग्जीक्यूटिव डिसीजंस उनके नाम पर लिए जाते हैं। लेकिन रियल हेड जो होते हैं उनके पास रियल पावर्स होती हैं। एक्चुअल में वही हैं जो सभी पावर्स और फंक्शंस को इंप्लीमेंट करते हैं, रियल में काम करते हुए दिखते हैं। गवर्नर सिर्फ एक नाम मात्र के होते हैं। इसी तरह अगर सेंटर पे हम जाएंगे तो सेंटर पे प्रेसिडेंट होते हैं और उनको भी एक नॉमिनल हेड के तौर पर देखा गया है पूरे देश के लिए। रियल हेड सेंटर में अगर बात करेंगे तो वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। उनके कंपैरिजन में स्टेट लेवल पर वी गेट टू सी चीफ मिनिस्टर। इन एडिशन टू दिस, जो गवर्नर है वो इंटीग्रल पार्ट है किस चीज का? स्टेट एग्जीक्यूटिव का। स्टेट एग्जीक्यूटिव से मतलब क्या है? स्टेट एग्जीक्यूटिव से मतलब है कि जो भी स्टेट की एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है, क्या क्या आते हैं स्टेट एग्जीक्यूटिव में, पहले देखते हैं। स्टेट एग्जीक्यूटिव के पार्ट हैं कौन? गवर्नर, सेकंड चीफ मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इन एडिशन टू दिस, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है प्लस स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जिन जिन स्टेट्स में है, क्योंकि हर स्टेट में स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, मोस्ट ऑफ द टाइम वी गेट टू सी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। और जो अटॉर्नी जनरल है स्टेट की, अटॉर्नी जनरल ऑफ स्टेट, ये सभी स्टेट एग्जीक्यूटिव्स का पार्ट हैं। इनमें गवर्नर जो है वो इंटीग्रल पार्ट है, ही इज द हेड ऑफ द स्टेट। इस तरह हम जानते हैं कि गवर्नर कौन है। गवर्नर कौन है, इसके साथ एक क्वेश्चन खड़ा हो जाता है क्या कि गवर्नर की जरूरत हमें क्यों पड़ी। ऐसा क्या हो गया कि भाई हमें गवर्नर, जब संविधान, हमारे संविधान को बनाने वाले उसको लिख रहे थे, उसको बना रहे थे,
तो क्या विजन था कि भाई गवर्नर हमें चाहिए। गवर्नर के पीछे की वजह है व्हाई वी नीड गवर्नर, वी नीड गवर्नर फॉर एक्टिंग एज ए लिंक बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। जो सेंटर है हमारा, सेंटर की गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट भी जिसको बोलते हैं, उस गवर्नमेंट और स्टेट के बीच में एक लिंक की तरह काम करने वाला एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जिसको बोल सकते हैं, वो गवर्नर काम करता है। दोनों सरकारों के बीच कम्युनिकेशन का काम, उनके डिस्प्यूट्स का रिजोल्यूशन, किसी बिल पे, किसी पॉलिसी पे अगर डिस्प्यूट हो गया है, उसका रिजोल्यूशन का काम भी गवर्नर के जरिए होता है। वो एक कम्युनिकेशन का माध्यम है। फर्दर गवर्नर क्या करते हैं, गवर्नर गाइड करते हैं किसको, जो भी स्टेट में सीएम हैं, उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, लेजिस्लेचर के मेंबर्स हैं, उनको किसी भी पॉलिसी पे, लॉ, रूल्स, रेगुलेशंस पे गाइडेंस चाहिए है, गवर्नर उनके लिए अवेलेबल हैं। इन एडिशन टू दिस गवर्नर का काम है यूनिटी बनाए रखना, नेशनल यूनिटी को मेंटेन करने का काम भी गवर्नर करते हैं। नेशनल यूनिटी से मतलब क्या है, इसके लिए हमें हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। जब 1947 में देश आज़ादी की तरफ देख रहा था, आज़ादी की तस्वीरें सामने आ रही थी कि भाई हाँ जल्दी ही हमें आज़ादी मिलने वाली है, जब हमारा संविधान लिखा जा रहा था, उस टाइम पे गवर्नर, अंग्रेजों के टाइम में गवर्नर होते थे प्रिंसली स्टेट्स के लिए, और उस टाइम गवर्नर की पोजीशन क्रिएट की गई ताकि जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, क्योंकि जब हमें आज़ादी मिल रही थी उस टाइम अनेकों प्रिंसली स्टेट्स थी, कोई पाकिस्तान के साथ जाना चाहती थी, कोई इंडिया के साथ आना चाहती थी, कोई अपने आप में एक इंडिपेंडेंट राष्ट्र बनने का सपना देख रही थी। इसीलिए जो ये इस टाइप की सेसेशनिस्ट टेंडेंसीज थी, सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स थे, उन पे लगाम लगाने के लिए गवर्नर की पोस्ट क्रिएट की गई। और गवर्नर को ये इंश्योर करना था कि जो स्टेट्स हैं, जो भी स्टेट्स उनके अंडर में हैं, वो इंडियन टेरिटरी का पार्ट रहें, नेशनल यूनिटी बरकरार रहे। इसीलिए हमें गवर्नर की ज़रूरत पड़ी। अब बात आती है, ठीक है हमने गवर्नर देख लिया, गवर्नर कौन होता है, गवर्नर की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, तो क्वेश्चन क्रिएट होता है कि कहाँ से गवर्नर का ऑफिस आया, कहाँ से उसकी ओरिजिन है। इस बात को देखने के लिए हमें जाना पड़ेगा अगेन हिस्ट्री में। जब ब्रिटिश पीरियड था, उस टाइम ब्रिटिश लोग क्या करते थे, ब्रिटिश लोग करते थे क्या, वो अलग अलग एक्ट्स क्रिएट करते थे। किस बात के लिए, ब्रिटिश अलग अलग एक्ट्स लेके आते थे, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, 1919, 1935, ताकि वो अपने शासन को जस्टिफाई कर सकें। और समय समय पर इन एक्ट्स के जरिए लोगों को थोड़ी रिलैक्सेशंस भी दी गई। जो फ्रीडम स्ट्रगल चल रही थी उसको थोड़ा एंटी उसके एक सिस्टम क्रिएट करने के लिए, ताकि उसको थोड़ा न्यूट्रलाइज किया जा सके, ये एक्ट्स लाए गए, कुछ रिलैक्सेशंस दी गई। ऐसा ही एक एक्ट लाया गया कब, 1935 में। इस एक्ट में अनेकों प्रोविजंस थे, जैसे फेडरल स्ट्रक्चर इसमें प्रोवाइड किया गया, बिकामेरलिज्म की बात की गई, यानी कोई भी हाउस है उसमें 2 सदन होने चाहिए, जैसे राज्यसभा, लोकसभा, स्टेट लेवल पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, इस तरह से 2 सदन किसी भी हाउस में होने चाहिए। फेडरल स्ट्रक्चर होना चाहिए, सेंटर स्टेट के रिश्ते अच्छे होने चाहिए। यहीं से एक ऑफिस क्रिएट किया गया, ऑफिस ऑफ गवर्नर, एक ऑफिस ऑफ गवर्नर होना चाहिए। इसके अलावा और भी प्रोविजंस थे, जैसे सुप्रीम कोर्ट होनी चाहिए, जो वीकर सेक्शंस हैं उनको रिप्रेजेंटेशन दिया जाना चाहिए। अनेकों बातें इस एक्ट में लिखी हुई हैं। ये एक्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले स्टडी कर रहे थे अलग अलग चीज़ों को, तो उन्होंने इस एक्ट से काफ़ी संख्या में चीज़ें ली हैं जो बाद में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बनी। ये एक्ट इसीलिए भी ज़रूरी है। इसी में जो ऑफिस ऑफ गवर्नर है उसको उठाया गया, इंडियन कंडीशंस के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करके उसको
भारतीय संविधान में इंक्लूड किया गया और ये कहा गया कि आर्टिकल 153 के अंडर हर स्टेट में गवर्नर होना चाहिए, या फिर बाद में 1956 में एक संशोधन किया गया कि अगर हर स्टेट के लिए पॉसिबल नहीं है तो कोई एक गवर्नर दो या दो से ज्यादा स्टेट्स को हैंडल कर सकता है। इस एक्ट से हमें ओरिजिन देखने को मिलती है किस चीज की, ऑफिस ऑफ गवर्नर की। किस मॉडल पर इसको डिजाइन किया गया, इस मॉडल को कनाडा में जो सिस्टम है उसके बेसिस पर डिजाइन किया गया। कनाडा में क्या सिस्टम है, कनाडा में जो सिस्टम है वहां पे गवर्नर जो हैं वो अपॉइंटेड होते हैं, राइट, अपॉइंटेड गवर्नर होते हैं। जब संविधान लिखा जा रहा था उस टाइम जो संविधान सभा के मेंबर्स थे उन्होंने अमेरिकन मॉडल को भी स्टडी किया। अमेरिका में क्या सिस्टम है कि जो गवर्नर है वो इलेक्टेड है। यूएसए में क्या है, जो गवर्नर है उनको लोगों के द्वारा डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है, राइट। इंडिया में क्या अडॉप्ट किया गया, इंडिया में कैनेडियन सिस्टम को अडॉप्ट किया गया कि गवर्नर को हम अपॉइंटेड रखेंगे, वो लोगों के द्वारा इलेक्ट नहीं किया जाएगा। ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि गवर्नर के इलेक्शन में काफी खर्चा लगेगा रिसोर्सेज को बचाने के लिए, साथ के साथ जो सीएम की पोस्ट है वो भी इलेक्टेड, गवर्नर भी इलेक्टेड, तो स्टेट में दो पोजीशन टॉप लीडरशिप इलेक्टेड हो गई तो एक कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। इसीलिए सीएम को टोटली इलेक्टेड रखा गया और गवर्नर को अपॉइंटेड किया गया। इस तरह से गवर्नर के ऑफिस की ओरिजिन हुई। गवर्नर के ऑफिस की तो ओरिजिन हो गई कि भाई ठीक है ये गवर्नर होगा, ये गवर्नर का एक ऑफिस होगा। उसके बाद बात आई संविधान सभा में भी इस पे डिस्कशन हुआ कि भाई वो कौन से कंडीशंस होंगी जिनसे ये डिसाइड किया जाएगा कि कोई पर्सन गवर्नर बनने के एलिजिबल है या नहीं। ये एलिजिबिलिटी कंडीशन भी क्लियरली मेंशन की गई कहाँ पे, संविधान में। फर्स्ट एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या थी, सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, कि जो भी सिटीजन एलिजिबल होगा गवर्नर बनने के लिए, जो भी पर्सन वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए। इंडियन सिटीजन होना मस्ट है, साथ के साथ उनकी एज 35 ईयर्स और अबव होनी चाहिए, या तो वो 35 साल के हों या उससे ज्यादा। कुछ सर्विस कंडीशंस भी रखी गई कि ये कंडीशंस भी आपको मीट करनी है अगर आप गवर्नर बनना चाहते हैं। वो दो बड़ी कंडीशंस थी। क्या, कंडीशंस ऑफ सर्विस रखी गई कि आपको ये कंडीशंस ऑफ सर्विस मीट करनी है। क्या, फर्स्ट कि आपको कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड करना है एज ए गवर्नर। सेकंड कि आप एज एन एमपी या एमएलए, आपको ना तो स्टेट लेवल पर ना सेंट्रल लेवल पर लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर पार्लियामेंट का मेंबर नहीं रहना है। आप जब ऑफिस में एंटर करेंगे तो यू हैव टू रिजाइन फ्रॉम दैट पोस्ट। ये दो कंडीशन सामने रखी गई। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आपके पास नहीं होना चाहिए। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एक ऐसी पोस्ट है जिससे आप या तो सैलरी लेते हैं या फिर कोई और बेनिफिट लेते हैं। ये कोई भी एम्प्लॉयमेंट हो सकती है, मान लीजिए आप प्राइवेट सेक्टर में हैं या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, आपको कहीं से भी कोई सैलरी कोई बेनिफिट नहीं आना चाहिए, ऐसी पोस्ट आपके पास नहीं होनी चाहिए, तब आप एलिजिबल हैं गवर्नर बनने के लिए। आपको एमपी या एमएलए की पोस्ट पर भी नहीं रहना है, आपको इंडिया का सिटीजन होना चाहिए और आपकी एज 35 ईयर्स एंड अबव होनी चाहिए। कुछ और कन्वेंशन फॉलो किए गए गवर्नर की अपॉइंटमेंट के जरिए, और उनकी जब उनको एलिजिबिलिटी डिसाइड की जाने लगी कुछ कन्वेंशंस भी डिसाइड किए गए। ये कन्वेंशंस ऐसे थे कि जिनको कभी तो फॉलो कर लिया गया, जब पार्टी, मान लीजिए सेंटर में पार्टी ए की सरकार है, स्टेट में पार्टी ए की सरकार है, उस टाइम फॉलो कर लिया गया। पार्टी बी की सरकार अगर स्टेट में है तो उस टाइम फॉलो नहीं किया गया। क्या कन्वेंशन थे कि भाई जो भी गवर्नर होगा वो स्टेट से आउटसाइडर होना चाहिए, यानी वो उस स्टेट का रेजिडेंट नहीं होना चाहिए। इन एडिशन टू दिस कि आप जो सीएम है उनसे भी कंसल्ट करेंगे जब आप गवर्नर को अपॉइंट कर रहे होंगे। ये कुछ कंडीशंस एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया में सेट की गई। ठीक है, कोई पर्सन एलिजिबल है,
लेकिन उसकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा, उसका टेन्योर क्या होगा, ये अगला क्वेश्चन खड़ा हो जाता है। गवर्नर की जो अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट करते हैं, किस बेसिस पे, प्रेसिडेंट को पीएम प्लस उनकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो एडवाइज करते हैं। इस एडवाइस के बेसिस पर पीएम गवर्नर का अपॉइंटमेंट करते हैं 5 साल के लिए, इनका टेन्योर होता है। ये 5 साल कोई फिक्स नहीं है, ये डिपेंड करते हैं किस चीज पे, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट क्या है कि जब भी प्रेसिडेंट चाहें वो 2 काम कर सकते हैं। जब भी प्रेसिडेंट चाहें वो उस गवर्नर को या तो ट्रांसफर कर सकते हैं किसी दूसरी स्टेट में, या उनको कंप्लीटली रिमूव कर सकते हैं। ये जो प्रेसिडेंट हैं उनके पास प्रेरोगेटिव है, ये उनकी मनमर्जी का मामला है। कई मामलों में पॉलिटिकल रीजंस की वजह से गवर्नर्स को रिमूव भी किया गया, ट्रांसफर भी किया गया। वो मामले कोर्ट्स में गए, सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट ने अनेकों मामलों में ऐसी टिप्पणियां दी हैं कि प्रेसिडेंट की जो प्लेजर है उसका रिव्यू किया जा सकता है, उनको अपनी प्लेजर को काफ़ी रीजनेबल मैनर में यूज करना है। अपॉइंटमेंट के बाद बात आती है, ठीक है हमने ये देख लिया गवर्नर कहाँ से आया, क्या उसकी एलिजिबिलिटी है, उनको अपॉइंट भी कर दिया गया, फिर उस ऑफिस में बैठाने के बाद इस इंसान से काम क्या लेना है, वो इंसान काम क्या करेगा, उसके पास क्या पावर्स होंगी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, उनको जानना जरूरी हो जाता है। गवर्नर के पास सबसे बड़ी लेजिस्लेटिव पावर्स हैं, उसके बाद एग्जीक्यूटिव पावर्स, देन फाइनेंशियल पावर्स, जुडिशियल पावर्स एंड डिस्क्रिशनरी पावर्स। ये 5 टाइप की पावर्स किसी भी गवर्नर के पास जब वो ऑफिस में एंटर करता है, ऑफिशियली चार्ज लेता है, ऑटोमेटिकली उनके पास आ जाती हैं। क्या है ये पावर्स, 1 बाय 1 देखते हैं। फर्स्ट इज लेजिस्लेटिव पावर्स। लेजिस्लेटिव पावर्स आर रिलेटेड टू, नाम से ही पता चल रहा है, लेजिस्लेचर यानी सदन से रिलेटेड पावर्स। सदन से रिलेटेड कौन सी पावर्स हैं, गवर्नर किसी भी सदन को सम्मन करता है, ये काम करने की पावर गवर्नर के पास है। उस सदन को डिसॉल्व करना है, ये भी गवर्नर के द्वारा किया जाता है। कोई बिल है, राइट, उस बिल को फाइनल जो एसेंट है वो गवर्नर देते हैं। गवर्नर उस बिल को रिटर्न भी कर सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, ताकि आप एक बार फिर से कंसिडर कीजिए। वो उस बिल को विड्रॉ भी कर सकते हैं, रिजर्व भी कर सकते हैं, प्रेसिडेंट से डिस्कस करने के लिए, प्रेसिडेंट से कंसल्ट करने के लिए, या उनका अप्रूवल लेने के लिए। ये सारी पावर सदन से रिलेटेड हैं, गवर्नर के पास होती हैं। इनके अलावा और एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं जो गवर्नर के पास होती हैं। एग्जीक्यूटिव पावर्स की अगर बात करें तो एग्जीक्यूशन से रिलेटेड, यानी एक बड़ी पावर इसमें है अपॉइंटमेंट्स। कुछ बड़ी अपॉइंटमेंट्स गवर्नर के द्वारा की जाती है स्टेट के लेवल पर। कौन सी वो अपॉइंटमेंट है, जैसे सीएम और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को गवर्नर अपॉइंट करते हैं। इसके अलावा जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, उनके चेयरमैन और उनके मेंबर्स गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। स्टेट के जो इलेक्शन कमिश्नर हैं उनको भी गवर्नर अपॉइंट करते हैं। स्टेट के अटॉर्नी जनरल ऑफ स्टेट, इनकी अपॉइंटमेंट भी गवर्नर के द्वारा की जाती है। तो इस तरह काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी की चीज़ें एज एन एग्जीक्यूटिव रोल वो अदा करते हैं। वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी रहते हैं स्टेट यूनिवर्सिटी के। ये एक एग्जाम्पशन है, हालांकि ये पोस्ट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंडर में आ सकती है, लेकिन इस पोस्ट को एग्जेम्प्ट किया गया है कि गवर्नर जब एज एन एक्स ऑफिशियो काम कर रहे हैं स्टेट यूनिवर्सिटी के चांसलर के तौर पर, तो उसको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। इन एडिशन टू दिस कुछ फाइनेंशियल पावर्स हैं। फाइनेंशियल पावर्स फाइनेंस से रिलेटेड, जैसा नाम से पता चल रहा है, जैसे मनी बिल है, स्टेट का बजट है, इन चीजों को
किसी भी सदन में प्रस्तुत करने से पहले क्या करना होता है, आपको गवर्नर की कंसेंट की जरूरत पड़ती है। उसको क्या बोलते हैं, प्रायर कंसेंट। इस प्रायर कंसेंट के बगैर कोई भी मनी बिल, स्टेट्स के बजट से रिलेटेड कोई भी आइटम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में गवर्नमेंट प्रेजेंट नहीं कर सकती। ये अपने आप में गवर्नर की काफ़ी बड़ी पावर है, क्योंकि पैसे के बिना कुछ भी नहीं चलता। मनी इज़ द मेन सोर्स बिहाइंड एवरीथिंग। तो उसको कंट्रोल करने वाले अल्टीमेटली गवर्नर हैं, उनसे अप्रूवल लेना पड़ता है जब कोई भी बजट, कोई भी मनी से रिलेटेड बिल उसमें प्रेजेंट किया जाता है। जुडिशियल पावर्स की अगर बात करें तो जुडिशियल पावर्स में जो गवर्नर है वो डिस्ट्रिक्ट जज को अपॉइंट करते हैं। डिस्ट्रिक्ट जज के अलावा कोई भी जैसे रेमिशन है या किसी भी तरह का रिलीफ, किस चीज में, किसी की पनिशमेंट में, सजा माफी टाइप की चीजें, सजा को कम कर देना, उसमें कुछ कंसेशन दे देना प्रेसिडेंट के लिए, उनके केस को कंसिडर कर लेना, इस टाइप की चीजें पावर भी जुडिशियल पावर्स के अंडर किसके पास होती हैं, गवर्नर के पास होती हैं। देन देयर आर डिस्क्रेशनरी पावर्स। डिस्क्रेशनरी पावर्स वो पावर्स हैं जो कहीं लिखी हुई नहीं है क्लियरली, लेकिन वो गवर्नर की मनमर्जी की पावर्स हैं, आउट ऑफ कन्वेंशन वो उभर कर सामने आई हैं। कौन सी ऐसी पावर्स हैं, जैसे अगर हंग असेंबली की सिचुएशन क्रिएट हो जाए तो गवर्नर के पास ऑटोमेटिक डिस्क्रेशनरी पावर्स आ जाती हैं। हंग असेंबली किस चीज को बोलते हैं, हंग असेंबली वो सिचुएशन है, मान लीजिए किसी स्टेट में इलेक्शन है, उस इलेक्शन में जब कोई पार्टी क्लियर मेजोरिटी ना गेन कर पाए, जैसा रिसेंटली तमिलनाडु में हुआ था, किसी भी पार्टी को मेजोरिटी का आंकड़ा नहीं मिला, यानी जितनी सीटें चाहिए थी सरकार बनाने के लिए, देन इन दैट सिचुएशन गवर्नर के पास ये डिस्क्रेशन है, वो किस पार्टी को बुलाए कि आप आइए अपना बहुमत पेश कीजिए, फ्लोर टेस्ट में जो मेजोरिटी आंकड़ा है उसको प्रूव करके दिखाइए और सरकार बना लीजिए। ये हंग असेंबली की सिचुएशन है, इसमें गवर्नर के पास काफ़ी पावर्स आ जाती हैं। सेकंड जो पावर है दैट इज अंडर आर्टिकल नंबर 356। आर्टिकल नंबर 356 क्या बोलता है, ये प्रेसिडेंट रूल की बात करता है। किसी भी स्टेट में अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी अच्छे से काम नहीं कर रही है, सेंटर के डायरेक्शंस को अच्छे से फॉलो नहीं किया जा रहा है, तो गवर्नर के पास ये पावर है कि वो प्रेसिडेंट का रूल उस स्टेट में रेकमेंड कर सकते हैं। इसके पीछे भी काफ़ी कंट्रोवर्सीज हैं जिनको आगे डिस्कस करेंगे। ये पावर्स हैं गवर्नर के डिस्क्रिशनरी खुद की। इनके अलावा क्या है, जो मान लीजिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसको डिसॉल्व करना है, कब करना है ये गवर्नर का प्रेरोगेटिव है, वो उसको डिसॉल्व कर सकते हैं। सम्मन करना है, फर्स्ट सेशन में उनका एड्रेस है, ये सब चीज़ें डिस्क्रिशन के अंडर में आती हैं। पावर्स की बात होने के बाद ये बात आती है कि भाई मान लीजिए गवर्नर अपने ऑफिस में है, वो इन पावर्स को एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो कौन सी वो कंट्रोवर्सीज हैं जो उनके ऑफिस के अराउंड रहती हैं। वो मेजर कंट्रोवर्सीज दो तीन तरह की हैं। क्या कि एक पार्टीशन अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल की एक्सरसाइज की जाती है, यानी एक पार्टीशन मैनर में उनको अपॉइंट किया जाता है, रिमूव किया जाता है। ऐसे एक्यूजेशंस इस ऑफिस पर लगते रहे हैं। पार्टीशन का मतलब क्या है कि मान लीजिए किसी स्टेट में कोई एक सरकार है, सेंटर में दूसरी सरकार है, सेंटर की सरकार गवर्नर को अपॉइंट करेगी, यानी प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे किसकी एडवाइस पे, पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे। तो वो ऐसे पर्सन को रेकमेंड करेंगे जो उनके फेवरेबल हो, और उस स्टेट में जहाँ पे सरकार उनकी नहीं है वहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट करना, उनको कंट्रोल में रखना सेंटर की गवर्नमेंट के लिए ईजी हो जाता है। अलग अलग न्यूज़पेपर में ऐसी खबरें देखना बड़ी आम बात है। इस तरह पार्टीशन मैनर में अपॉइंटमेंट करना, पार्टीशन मैनर में ही उनको रिमूव किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है। इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में
बड़ी क्लियरली ये चीज बोली है कि गवर्नर की जो अपॉइंटमेंट है वो न्यूट्रल होनी चाहिए। उसके लिए अलग अलग कमीशंस भी सेटअप किए गए, वो क्या है अभी बात करेंगे। सेकंड जो है आर्टिकल 356 का मिसयूज, यानी अगर किसी स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी अच्छे से काम नहीं कर रही, गवर्नर रेकमेंड कर देता है प्रेसिडेंट का रूल। ये अक्सर ऐसी स्टेट्स में किया जाता है जहां सेंटर के अपोजिशन की सरकार है। इसीलिए ये भी कंट्रोवर्सी की वजह बना हुआ है कि प्रेसिडेंट अपनी पावर का मिसयूज करते हैं इस आर्टिकल के अंडर में प्रेसिडेंट रूल लागू करने के लिए। इन एडिशन टू दिस, बिल्स के अराउंड भी कंट्रोवर्सी है कि जब कोई अपोजिशन की सरकार स्टेट में है, सेंटर से अपोजिशन की, जब वो स्टेट अपने अच्छे से किसी बिल को तैयार करके पास करके गवर्नर के पास भेजते हैं उनकी मंजूरी के लिए, फाइनल सील लगवाने के लिए, तो गवर्नर या तो उसको मंजूरी नहीं देते, या उसको पेंडिंग रख देते हैं, या रिटर्न कर देते हैं, या फिर प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर लेते हैं। काफ़ी टाइम लेते हैं, वो उस पर रिस्पॉन्ड नहीं करते, जिससे जो स्टेट का डेवलपमेंट एजेंडा है, स्टेट की पॉलिसीज हैं, वो इम्पैक्ट होती हैं, और जो स्टेट में गवर्नमेंट है उसकी लोगों की नज़रों में इमेज खराब होती है। ये ओवरऑल सेंट्रल गवर्नमेंट करती है ताकि स्टेट में जो सरकार है वो हट जाए, या उसका जो लोगों का बेस है, वोटर बेस है, वो कम हो जाए। ये 3-4 कंट्रोवर्सीज हैं। इन सारी कंट्रोवर्सीज को हैंडल करने के लिए सरकार ने टाइम टू टाइम अलग अलग कमीशंस बनाए हैं, कमिटीज बनाई हैं। एक काफ़ी अच्छा कमीशन जो बना था, जिसकी रिकमेंडेशंस को अब तक फॉलो किया जा रहा है, वो है सरकारिया कमीशन। ये कमीशन सेटअप किया गया था कब? 1967 में। इस कमीशन ने काफ़ी अच्छी रिकमेंडेशंस दी। क्या? इन्होंने कहा कि जो भी गवर्नर है उसको स्टेट से बाहर का जो इंसान है, ऐसे इंसान को आप गवर्नर अपॉइंट कीजिए। इसके अलावा इन्होंने कहा कि वो नॉन पॉलिटिकल पर्सन होना चाहिए, राइट? कि ऐसे इंसान को आप गवर्नर अपॉइंट कीजिए जो पॉलिटिकली एक्टिव नहीं है किसी भी पार्टी में। गवर्नर को अपॉइंट करते समय आप सीएम से भी कंसल्ट कीजिए। ये भी रिकमेंडेशन इस कमेटी ने, इस कमीशन ने दी। ऐसी और भी बहुत सारी रिकमेंडेशंस इन्होंने दी, जिन रिकमेंडेशंस को ये माना गया कि गवर्नर के ऑफिस के अराउंड जो भी कंट्रोवर्सी हैं उनको कम करने में मदद मिलेगी। इसके बाद पूंची कमीशन भी सेटअप किया गया, उन्होंने भी सिमिलर रिकमेंडेशंस दी, लेकिन इन रिकमेंडेशंस को ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। अब देखते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो एग्जाम रेलिवेंट है। क्या है? डिस्क्रेशनरी पावर्स मीन्स। डिस्क्रेशनरी पावर मीन्स मतलब जो डिस्क्रेशनरी पावर है उसका मतलब क्या होता है? ए, पावर टू रूल लॉलेसली। बी, पावर टू प्रोटेक्ट पीपल ऑफ ऑल रिलीजन्स। सी, फ्रीडम टू डू एनीथिंग एज पर रूल और लॉ। डी, द पावर और फ्रीडम टू डिसाइड ऑन ए कोर्स ऑफ एक्शन। किसी भी कोर्स ऑफ एक्शन पर डिसाइड करने के लिए। इनमें से जो भी आंसर आपके अकॉर्डिंग ठीक है, इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, या कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन आपके पास है, आप हमारे साथ कमेंट के जरिए शेयर कर सकते हैं। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।